शुरू करते हैं पॉलिटी का रिवीजन। ये 4th क्लास है, 4th पॉलिटी की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। यह भारतीय संविधान की मूल कुंजी है। इसमें संविधान के मूल आदर्शों एवं उद्देश्यों का वर्णन है। प्रस्तावना में वर्णित ये आदर्श संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए थे, जिसमें भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया था। प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन अंतर्निहित है। यह भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिसमें संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। पंडित नेहरू के अनुसार प्रस्तावना में 2 महान क्रांतियों के आदर्शों, फ्रांसीसी क्रांति का दर्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का वर्णन है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। फिर रूसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक न्याय के आदर्श को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। शक्ति का स्रोत, तो प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत का वर्णन है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया है तथा उसे स्वयं स्वीकार किया है। अतः संविधान किसी विशेष समूह या व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु इसका निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। लोकतंत्र में जनता को ही शक्ति का मूल स्रोत माना जाता है। लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन की भी संज्ञा दी गई है। अंग्रेजों के भारत शासन के दौरान आम जनता शोषित और वंचित थी, जबकि आज़ादी के बाद आम जनता के द्वारा यानी उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया है। आदर्श में इसमें भारतीय संविधान के दर्शन को उल्लेख है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल आदर्शों का वर्णन है। जैसे अम्बेडकर के शब्दों में, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और संविधान का मूलभूत उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। फिर ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान का मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। भारतीय संविधान जो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है और प्रस्तावना में वर्णित आदर्श इसी ओर संकेत करते हैं। अब है न्याय 2 प्रकार इसमें ये हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं कि प्राप्ति का मूल उद्देश्य है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय समाज के संसाधनों का समाज में उचित वितरण है। जाति, लिंग, धर्म तथा प्रजाति के आधार पर भेदभाव का अभाव है। सामाजिक न्याय का आश्रय समाज के सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत में आर्थिक न्याय का अभिप्राय संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं है, बल्कि समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। राजनीतिक न्याय का आशय सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अधिकार प्रदान करना है। सभी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए समूह एवं संगठन के निर्माण का भी अधिकार है। मूल अधिकारों के भाग और नीति निर्देशक तत्वों के भाग में संविधान की अंतरात्मा निहित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष उपाय भी वर्णन किया गया है। इस प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। अब है स्वतंत्रता। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है का वर्णन है इसमें। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना में वर्णित है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को मुक्त रूप से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। विश्वास उपासना की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी विश्वास उपासना अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। इससे यह प्रतीत होता है कि विश्वास उपासना व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं होता। इसमें पंथ निरपेक्ष का आधार भी लिखित दिखाई देता है, क्योंकि विश्वास और उपासना का नियंत्रण सरकार के द्वारा नहीं होगा। अब है समानता। तो
परिस्थिति और अवसर की समानता को अर्जित करना प्रस्तावना का मूल भाग है। परिस्थिति और अवसर की समानता इसमें दी गई है। संविधान में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का प्रावधान वर्णित है, इसलिए अमीर, गरीब, पुरुष, महिला, उच्च और निम्न जाति के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव संभव नहीं है। व्यक्ति को जीवन के अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता है। राज्य के अंतर्गत पदों के लिए भी सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए गए हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। अब सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना का विकास और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा करना प्रस्तावना का मूल ध्येय है, मतलब मूल उद्देश्य है कि एकता, अखंडता रहे और बंधुत्व की भावना रहे नागरिकों में। संविधान में स्वतंत्रता, समानता प्रदान करने के साथ साथ समाज में विद्यमान द्वेष को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें लोगों के बीच भाईचारे का विकास हो और अपनत्व की भावना का निर्माण हो। व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता का निर्माण प्राथमिक शर्त है। तो भारत की आज़ादी के बाद देश के विरुद्ध एकता, अखंडता के लिए अनेक चुनौतियां विद्यमान थी और वर्तमान में भी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां बनी हुई हैं। अतः इसलिए प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने का महत्वपूर्ण बल दिया गया है, क्योंकि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तत्कालीन समय में देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के समय निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान थीं। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय, मतलब चुनौतियां थी कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में कैसे विलय किया जाए। उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद, अलगाववाद कैसे दूर किया जाए, और पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में कवाली के जो आक्रमण थे तो वो हो रहे थे, और देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। शासन पद्धति में संप्रभुता शब्द आता है। तो संप्रभुता का अर्थ आदर्शों को पूर्ण करने के लिए सरकार की प्रणाली का स्पष्ट वर्णन है। मतलब कि भारत ने संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शासन के मूल आधार को स्वीकार किया है। संप्रभु का अभिप्राय आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। वर्ष 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो गया और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार किसी अन्य सरकार के अधीन नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन संविधान में समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो इसे स्पष्ट करते हुए 1955 में कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में कहा गया कि समाजवाद का आशय सभी लोगों के जीवन की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना है। तो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, लेकिन इसका उद्देश्य न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना है, अवसर की समानता और समाज में शोषण एवं भेदभाव को समाप्त करते हुए समाज के समाजवादी ढांचे का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुसार हमारे समाजवाद का एक अलग रूप है और यह सोवियत संघ से अलग है, यानी भिन्न है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण तभी किया जाएगा जब आवश्यकता, मतलब भारत में किसी चीज़ का राष्ट्रीयकरण तभी किया जाएगा जब आवश्यकता होगी। केवल राष्ट्रीयकरण हमारे समाजवाद का अभिप्राय नहीं है, केवल राष्ट्रीयकरण करना उद्देश्य नहीं है। यानी यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि संविधान में PKD शाह ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने का आग्रह किया था, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार संविधान में पहले से ही अंतर्निहित है, इसलिए इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अब पंथ निरपेक्षता,
के अनुसार पंथनिरपेक्षता तो धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, राज्य का कोई धर्म नहीं है तथा राज्य के द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और न ही राज्य के द्वारा किसी धर्म का विरोध किया जाएगा। अतः राज्य धर्म से तटस्थ है। राज्य का सरोकार सामाजिक आर्थिक नीतियों का निर्माण करना है, यानी राज्य का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नीतियों को निर्माण करना। धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप राज्य के कार्य में सम्मिलित नहीं है, यानी राज्य धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और लोकतंत्र का आवश्यक जनता द्वारा निर्वाचित सरकार से, लोकतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित होगी, अर्थात यह जनता की सहमति पर आधारित सरकार है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। यह बिंदु ध्यान अधिक दिलचस्प उल्लेखनीय है कि पंथ निरपेक्षता शब्द को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रस्तावित मत सम्मिलित करने का से इनकार कर दिया, क्योंकि इसके अनुसार संविधान में पंथ निरपेक्षता अंतर्निहित है और प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था उपासना की स्वतंत्रता को पहले ही अपनाया जा चुका है। तो पंथ निरपेक्षता पहले से ही है, इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द की जोड़ने की उन्होंने कहा आवश्यकता नहीं है, परंतु 42 संविधान संशोधन में से प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया और पंथ निरपेक्ष शब्द भी परिभाषित नहीं है, क्योंकि परिभाषा नहीं थी उसकी। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का असर राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव प्रदर्शित करना है। इसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अपितु धर्म व्यक्ति विशेष का होगा। और अतः भारत में धर्म राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन किया गया है, धर्म अलग है और राज्य अलग है, तो उनमें विभाजन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण बहुलवादी देश में धर्म अवलंबियों का महत्व समान है, मतलब किसी भी धर्म के लोग हों उनका महत्व देश में समान रहेगा। हमें गणतंत्र शब्द है, तो ये नकारात्मक रूप से गणतंत्र का अभिप्राय यह है कि राष्ट्र का प्रधान वंशानुगत या मनोनीत नहीं होगा, और गणराज्य का अभिप्राय राज्य का प्रधान निर्वाचित होगा, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। गणतंत्र का अभिप्राय व्यापक अभिप्राय यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति पद अथवा सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचन में भाग ले सकता है। अतः गणतंत्र शब्द सभी नागरिकों की समानता का द्योतक है और शासन की शक्ति का मूल आधार जनता में है निहित है। इसी लोकतंत्र में निर्वाचन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जनता की शक्ति है, जिसे गणतंत्र कहा गया है। फिर निर्माण की तिथि, तो प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना के लागू होने की तिथि से यह प्रतीत होता है कि संविधान के लागू होने से पहले ही प्रस्तावना लागू कर दिया गया था। प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना का निर्माण भारतीय संविधान के निर्माण के बाद हुआ, अतः प्रस्तावना भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित है, न कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान। प्रस्तावना में संविधान के मूल आदर्शों उद्देश्यों का वर्णन है। तो बेरुवरी केस 1960 में न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उन्होंने गलत केस दिया था ये, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है जिसमें आदर्शों उद्देश्यों का महत्व नहीं है। बेरुवरी यानी पश्चिम बंगाल राज्य का एक भाग था, जिसमें भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को सौंपने का समझौता हुआ था, परंतु इस समझौते पर आम जनता द्वारा विरोध किया गया और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया कि समझौते में प्रस्तावना की भावना का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि प्रस्तावना में आम लोगों की शक्ति का मूल स्रोत बताया गया है। इसलिए बेरुवरी को पाकिस्तान को सौंपने से पहले जनमत संग्रह होना चाहिए, जिसे न्यायपालिका ने अस्वीकार कर दिया। और न्यायपालिका के अनुसार संसद में संविधान संशोधन द्वारा भारत के किसी भी भाग को विदेशी सरकार को सौंप सकती है, जिसके लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। परंतु केशवानंद भारती बाद 1973 में न्यायपालिका ने बेरुवरी के निर्णय को पलट दिया और प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना, क्योंकि प्रस्तावना में आदर्श उद्देश्यों का वर्णन है जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग
संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। संविधान के किसी भी भाग में अस्पष्टता के व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। किसी चीज़ की व्याख्या करनी है तो इसका सहारा लिया जा सकता है। न्यायपालिका ने यह कहा कि प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत का वर्णन नहीं है, परंतु प्रस्तावना संविधान का भाग है। और 1994 में उन्होंने मुंबई बाद में उच्चतम न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसका अंग माना, आधारभूत ढांचा मान लिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का एक माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। मतलब समाज को चलाने के लिए शासन का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा जाता है। अब प्रस्तावना का संशोधन, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एवं शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, जिसके अनुसार संविधान संशोधन के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से संविधान का संशोधन कर सकती है। तो संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना एवं मूलभूत ढांचा। वर्ष 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद के ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि संसद अनुच्छेद 368 में उल्लेखित प्रक्रिया एवं शक्ति के द्वारा संविधान के सभी भागों का संशोधन नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती ने आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया न्यायपालिका ने, तो उसने कहा कि सभी भागों का संशोधन संसद नहीं कर सकती, यानी मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संसद के द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता तथा मूलभूत ढांचे का निर्धारण न्यायपालिका के द्वारा होगा कि कौन सा भाग मतलब आधारभूत ढांचा है, ये न्यायपालिका बताएगी। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सरकार का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप एवं पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। अंतःकरण की स्वतंत्रता, विधि का शासन, राष्ट्र की एकता, अखंडता भी आधारभूत ढांचे का भाग है। अब है मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य भी आधारभूत ढांचे में शामिल है। तो आधारभूत ढांचे में क्या शामिल है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य। ये तत्व प्रस्तावना में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यानी परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है। फिर संविधान की जन्म कुंडली में बताया है कि प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया, मतलब प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और पूर्व न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र की भांति है, लेकिन यह घोषणा पत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आदर्शों एवं संसाधनों का उल्लेख किया गया है। फिर के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली के रूप में चित्रित किया। तो के.एम. मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली कहा। फिर ठाकुर दास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग आत्मा कहा गया। तो ठाकुर दास भार्गव ने इसको इस भाग को क्या है, संपूर्ण भाग की आत्मा कहा है और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने इसको प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका घोषणा पत्र की भांति नहीं है कहा है। जन्म कुंडली का अभिप्राय है कि प्रस्तावना वर्णित मूल आदर्शों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान की किसी प्रकार की संस्था का निर्माण किया गया है। प्रस्तावना में वर्णित आदर्श संविधान के मूल अधिकार के अध्याय एवं नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में वर्णित है। तो जो मूल अधिकार है तो वे कहाँ आदर्श हैं जो, तो मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में है।
संघात्मक सरकार के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। और जो सरकार होगी, संघ सरकार, संसदीय सरकार, वो इसको लक्ष्य को प्राप्त करेगी। अब है आलोचना। आलोचकों के अनुसार प्रस्तावना में यह उल्लेखित है कि आम जनता के द्वारा निर्मित इसे आत्मर्पित किया गया, परंतु संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना के निर्माण के बाद इसे जनता के समक्ष जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए आम लोगों के द्वारा ये आत्मर्पित नहीं, यानी आम लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, ये कह रहे हैं। तो इसकी आलोचना का उत्तर में आलोचना वास्तविक नहीं है, क्योंकि संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों की संस्था थी और अमेरिकी प्रस्तावना को भी जनमत संग्रह के लिए नहीं रखा गया था। अब है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण समिति थी मूल अधिकारों की उप समिति, जिसे मूल अधिकारों के अध्याय के निर्माण का दायित्व सौंपा गया था, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और इन समिति के द्वारा मूल अधिकारों के व्यापक दस्तावेज का निर्माण किया गया था। फिर स्वतंत्र भारत के समक्ष आर्थिक कठिनाइयाँ विद्यमान थीं तथा प्रशासन भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था, इसलिए मूल अधिकारों के भारी भरकम दस्तावेज को लागू करने की कठिनाई बनी हुई थी। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के प्रस्तावित दस्तावेज को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रथम बाध्य योग अधिकार, दूसरे अबाध्य योग अधिकार। बाध्य योग अधिकारों को भाग 3 में शामिल किया गया। और उल्लेखनीय है कि ये बाद व्यक्ति इनके उल्लंघन के बाद जो भाग 3 में है, उन भाग 3 में वर्णित जो अधिकार हैं उनके उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और अबाध्य योग अधिकार की रक्षा के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब संविधान में ये बताया है कि अबाध्य योग की रक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी अबाध्य योग अधिकार को ही नीति निर्देशक तत्व का नाम दिया गया है, जिसका संविधान के भाग 4 में उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को मूलतः आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से आत्मसात किया है। तो आयरलैंड से संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। अधिनियम 1935 में नीति निर्देशक तत्वों का आधार विद्यमान है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का प्रपत्र कहा जाता था। तो 1935 के अधिनियम में भी नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन था। अब है उद्देश्य। तो भारतीय संविधान निर्माता का मूल उद्देश्य समाज में विद्यमान विषमता, शोषण, गरीबी के अभाव को दूर करना था, क्योंकि स्वतंत्र भारत में लोगों को स्वतंत्रता एवं मतदान का अधिकार तो प्राप्त हो गया था, परंतु सामाजिक आर्थिक अधिकार उपलब्ध कराना सरकार के समक्ष चुनौती बनी हुई थी। यानी सरकार जनता को आर्थिक समानता और उनके अधिकार दे तो एक चुनौती। भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए निर्देशक तत्वों के अध्याय को शामिल किया गया। भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, जो ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं। तो जो समाज की क्रांति हुई, यानी समाज के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का माध्यम नीति निर्देशक तत्व है, उन्होंने कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इसके अनुसार निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान सभा ने भारत की भावी सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह निर्देशक तत्वों का प्रयोग अपनी नीतियों के निर्माण में करे और निर्देशक तत्वों के द्वारा भारत में कल्याणकारी राज्य की नींव रखी गई और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। तो राज्य क्या करेगा
ये अपने उत्तरदायित्व को समझेगा और अपनी नीतियाँ निर्देशक तत्व के अनुसार बनाए और राज्य कल्याणकारी हो इस और वंचित लोगों को सहायता मिले। इसलिए निर्देशक तत्वों को सरकार की जिम्मेदारी पे सौंप दिया गया। उनकी प्रकृति कैसी है? तो निर्देशक तत्वों का अध्ययन अबाध्य योग्य है, अतः इसे लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। यदि इसे सरकार लागू नहीं करती है तो इसे लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसके द्वारा निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया है, यानी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उसने निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया है। इसी आधार पर इसकी आलोचना भी होती है क्योंकि इसने पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र कहा गया। अतः निर्देशक तत्वों की मूल प्रकृति नैतिक है, इसलिए निर्देशक तत्वों को नीति निर्देशक तत्व यानी नैतिकता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जो शासन के संचालन के लिए मूलभूत और शासन संचालन के आदर्श हैं। इसी के साथ निर्देशक तत्वों में अनेक अधिकारों का उल्लेख है जिसे क्रियान्वित करना राज्य का दायित्व है। तो निर्देशक तत्वों में क्या है? आदर्श हैं जो राज्य, अब उन्हें आदर्शों को लागू करना राज्य का दायित्व है। अब है शासन का मूलभूत आधार। शासन का मूलभूत आधार क्या है? तो निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है कि कोई प्रावधान न्यायपालिका बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कर सकती, बल्कि शासन की मूलभूत आधार है। ये आधार है शासन संचालन के लिए, लेकिन सरकार नहीं कहेगी, मतलब न्यायपालिका नहीं कहेगी सरकार से कि इन्हें लागू ही करो, राज्य का दायित्व है क्योंकि है। और विधि निर्माण करते समय इन सिद्धांतों का प्रयोग करें, मतलब राज्य सरकार का काम है कि विधि निर्माण बनाए जब तो इन सिद्धांतों को लागू करे, मतलब बनाए उसके अनुसार। तथा विधायिका कार्यपालिका के लिए एक निर्देश है कि किस तरह से काम करना है, जिनके आधार पर समूचा शासन संचालित होगा और यह वैधानिक नहीं अपितु आदर्शों का समुच्चय है। अब है कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य क्या है? निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्य कल्याणकारी होगा, जिसके द्वारा व्यक्ति और समूहों के बीच आय अवसर की समानता स्थापित की जाएगी तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39 में उल्लेखित है कि अर्थ व्यवस्था का संचालन इस प्रकार होगा जिससे समुदाय या समाज को लाभ प्राप्त होवे तथा आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण कुछ हाथों में नहीं होने दिया जाएगा। तो केंद्रीय जो शक्तियां हैं तो शक्तियों केंद्रीय कुछ हाथों में ना हो, इसलिए। और राज्य कल्याण के लिए तो बताया गया है। उपरोक्त आदर्शों को पूर्ण करने के लिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? जमींदार उन्मूलन, भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए तथा सार्वजनिक उद्यमों को प्राथमिकता की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई। जो सार्वजनिक उद्यम है तो उनमें प्राथमिकता दी गई उन्हें, और उनकी आर्थिक प्रणाली को मजबूत करने की बात कही गई, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं का झुकाव समाजवादी आर्थिक प्रणाली की ओर था। यह उल्लेखित है कि वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक नीतियों में आमूलकारी निर्णय परिवर्तन करते हुए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। परिणाम स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों का भी निजीकरण हो गया। तो 91 के बाद उदारीकरण की नीति आई और हर चीज़ का ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन किया गया। यह उल्लेखनीय है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के साधनों, रणनीतियों को परिवर्तित किया गया जिसमें देश की आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हो सके। तो इसलिए किया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, उनमें वृद्धि हो संसाधनों में, समाज के न्याय के कार्य को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
इसी उदारीकरण की नीति और सामाजिक न्याय का विरोध करने के बजाय एक दूसरे के पूरक के रूप में देखने की आवश्यकता है। तो समाज में जो सरकार जनता को ज़्यादा न्याय कर रही थी, मतलब दे रही थी सुविधाएं, वो थोड़ी अब सीमित होने लगी क्योंकि वो निजीकरण हो गया। उदारीकरण से अर्थव्यवस्था को कुशल प्रतिस्पर्धी बनाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे प्राप्त संसाधनों का वितरण वंचित वर्गों के हितों के लिए किया जा सके। इसलिए वर्तमान सरकार के द्वारा सामाजिक उत्थान की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज के उत्थान की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे आय एवं अवसर की विषमता न्यूनतम हो सके। आय की और अवसर की विषमता जो है वो न्यूनतम हो सके और सभी आगे बढ़ सके। तो इसके लिए है ये कल्याणकारी राज्य। अब है समाजवादी राज्य का आधार, यानी समाजवादी राज्य किस तरह से होना चाहिए। तो समाजवाद का आधार है कि भारत के संविधान में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के बाद समाजवाद शब्द जोड़ दिया गया और निर्देशक तत्वों के भाग में समाजवादी राज्य का आधार विद्यमान है, क्योंकि अनुच्छेद 38 में स्पष्ट उल्लेख है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विद्यमान हो तथा आय में विद्यमान विषमता को न्यूनतम किया जाएगा। व्यक्ति और समूहों के बीच सुविधाओं और अवसर की विषमता को भी समाप्त किया जाएगा, जिसकी पूर्ति के लिए समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया है। तो उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण होगा और सार्वजनिक उद्यमों और सरकारी उद्योगों के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति का लाभ समूचे समाज में वितरित करने का प्रयत्न किया गया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 43(1) में निःशुल्क और वैधानिक सहायता का अधिकार भी प्रदान किया गया है कि निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाए, जिसके आर्थिक अथवा अन्य अभावों के कारण भी न्याय से वंचित ना हो। तो 39(1) में ये है कि आर्थिक और अन्य अभाव के कारण न्याय से किसी को वंचित ना किया जाए। फिर है सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार। मूल अधिकारों के भाग में नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, परंतु ये नागरिक अधिकार सभी के लिए तभी उपलब्ध होंगे जब समाज में समानता विद्यमान हो। निर्देशक तत्वों के भाग में कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है। तो इसमें बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी अथवा अभाव की परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य के द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा, अनुच्छेद 41 कहता है ये। और फिर राज्य के द्वारा 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए बाल्यावस्था सुविधा और शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, अनुच्छेद 45 में है ये शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो इसमें से शिक्षा को अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया है। अब है नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो नीति निर्देशक तत्वों के व्यापक रूप को देखते हुए बहुत से कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें कुछ समाजवाद की स्थापना के लिए हैं, कुछ गांधी जी के विचारों से प्रभावित हैं तथा समाज के पिछड़े दलितों के उत्थान हेतु उल्लेख किया गया है। तो निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है गांधीवादी तत्व, यानी महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता थे और उनके विचारों का प्रभाव भारत के सभी तत्वों पर पड़ा। तो निर्देशक तत्वों में भी गांधी जी के विचार प्रभावित हैं। जैसे ग्राम पंचायत का गठन, तो अनुच्छेद 40 में
गांधी जी भारत को गांव का देश मानते थे और उनका विचार था कि भारत का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, और गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का गठन सबसे क्रांतिकारी पहल है। तो ग्राम पंचायतें बननी चाहिए। तो ग्राम पंचायत के लिए अनुच्छेद 40 गांधी जी के विचार पे है। फिर कुटीर उद्योगों की स्थापना सो अनुच्छेद 43 में है। तो गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के समर्थक नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे भारत में बृहद जनसंख्या को रोजगार मिल जाएगा और साथ ही कुटीर उद्योगों के साथ कृषि को भी सहायता होगी। यानी कृषि में जो लगे हैं लोग वो थोड़ा अपने छोटे छोटे उद्योगों पे भी काम करेंगे। फिर है अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति करना और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा, यानी अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल जो लोग हैं उनको सहायता देना अनुच्छेद 46 प्रदान किया गया है। फिर वो कहते हैं कि मादक पदार्थ पेय पदार्थ यानी जो दारू शराब हैं और को दवाई बनाने के अलावा उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए, उन्हें मतलब लागू नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 47 है। फिर है गाय बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध और पशुओं के नस्ल सुधार का प्रयास करना चाहिए, तो उनकी हत्या नहीं हो। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। अब है समाजवादी। तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर झुका रहा है। तो समाजवाद की ओर झुका रहा है। समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है और सभी के हितों की प्राप्ति से संबंधित है। अतः संविधान में वर्णित निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ इशारा करते हैं कि राज्य लोक कल्याण कैसे हो। तो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास करेगा, यानी राज्य ऐसा करेगा, और समाज में व्याप्त आय प्रतिष्ठा सुविधा अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। तो अनुच्छेद 38 में है कि अवसर की समानता प्रदान करेगा और आय प्रतिष्ठा आदि की असमानता को दूर करेगा। अनुच्छेद 38। अब है राज्य सभी नागरिकों के जीविका के साधन को उपलब्ध कराएगा और सामूहिक हित के लिए संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकेगा, यानी संपत्ति एक हाथ में ना हो किसी के। संसाधनों के समान वितरण को राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और स्त्री पुरुष में समान कार्य के लिए आय में असमानता को समाप्त करेगा। मजदूरों तथा कर्मकारों के स्वास्थ्य की देखरेख के साथ साथ बच्चों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को भी रोकने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 39 में है कि राज्य क्या है, सब संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा, यानी सभी को वितरण होगा और भेदभाव ना हो किसी में, असमानता को यानी दूर करने का प्रयास करेगा। फिर है और बच्चों पर भी कोई दबाव ना हो काम का। फिर राज्य सभी लोगों के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 39 के क्या काम है कि सबको न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और निःशुल्क से न्याय दिया जाएगा। फिर राज्य के द्वारा बेकारी बुढ़ापा और बीमारी तथा निसहायतावश प्रसूति में लोगों को सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। अनुच्छेद 41 यानी जो बुढ़ापा है तो वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, बीमारी में भी सरकार योजनाएं चला रही है और प्रसूति सहायता महिलाएं के लिए है। सभी कामगारों को निर्वाह मजदूरी उचित जीवन स्तर व सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं भी राज्य उपलब्ध कराएगा। तो अनुच्छेद 43 में है कि निर्वाह मजदूरी देगा, उचित जीवन स्तर देगा और सांस्कृतिक सुविधाएं भी राज्य उपलब्ध कराएगा। पर है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास, यानी उद्योग जो लगेंगे उसमें भागीदारी सबकी हो तो जो काम करने वाले हैं उनको बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 43 के काम है। अब है राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में है, यानी पोषण स्वास्थ्य ये सब 47 में कहा गया है। उदारवादी तत्व
का समावेश है। तो इसमें है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का विकास हो, अनुच्छेद 44। तो ये अभी तक बन नहीं पाई है, हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई है। यानी सभी धर्मों के लिए, धर्म के नागरिकों के लिए, सबके लिए समान न्याय हो, यानी सिविल न्यायालय होते हैं जो सिविल कानून, तो सबके लिए समान हो, इस तरह का विचार है। तो राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की उम्र तक देख रेख निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का उपलब्ध कराएगी, ये अनुच्छेद 45 में है। तो देख रेख और बाल अवस्था की उदारवादी तत्व हैं। फिर कृषि पशुपालन वैज्ञानिक विधि विकास को राज्य द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा, ये राज्य अनुच्छेद 48 में राज्य इस दिशा में काम करेगी। फिर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन और वन्य जीवों की रक्षा भी राज्य का प्रबंधन करेगा, अनुच्छेद 48 के काम में है। फिर राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका में पृथक्करण का प्रयास किया गया, अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका अलग कार्य करेगी, कार्यपालिका अलग। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करना, अनुच्छेद 51 में है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे इस तरह से। भाग 4 के अलावा नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। तो भाग 4 के अलावा और कहाँ नीति निर्देशक तत्व हैं? तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के केवल भाग 4 में ही वर्णित नहीं है, बल्कि अन्य भागों में भी इसका वर्णन है। जैसे कि अनुच्छेद 350 के काम में वर्णन है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्राथमिक स्तर मातृभाषा में पर्याप्त व्यवस्था करे। यानी अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि बच्चा कहीं का भी हो, किसी राज्य का, तो उसे उसकी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा देनी चाहिए। इसी के साथ संघ सरकार, यानी संघ जो है, संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे, उसका विकास करे और उसे, जिससे वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, यानी समाज में जो संस्कृति है उसका विकास हो सके। अनुच्छेद 351 में कहा है कि, तो ये मतलब हिंदी भाषा के विकास की बात 351 में है। फिर है संघ और राज्यों के क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों से संबंधित नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के दावे का प्रावधान प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखे। यानी अनुच्छेद 30 में जो कह रही है, 335 में है कि राज्य जब अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को लिए आरक्षण दे रही है, छूट दे रही है, तो ऐसा ना हो कि देश की जो पद हैं तो उनकी में जो व्यक्ति बैठे हैं वो अकुशल हो, यानी उनकी कुशलता भी होनी चाहिए। फिर निदेशक तत्वों को लागू करवाना। तो वर्तमान में बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा शराब बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए विधि का निर्माण किया गया और नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है कि दवाइयों के अलावा मद्यपान को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्यों के द्वारा गाय के वध को भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है। सरकार के द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिससे जल संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। तो निदेशक तत्व यानी सरकार काम कर रही है उन पर। पहले संविधान संशोधन द्वारा ही निदेशक तत्वों को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया गया था, जिसमें संविधान में अनुच्छेद 15(4) को जोड़ते हुए संसद द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति जनजाति या इनसे संबंधित किसी भी वर्ग के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रबंधन किया जाएगा। यानी जो पिछड़े हैं और कमजोर है तो उनके लिए प्रबंधन सरकार करेगी। अतः इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 46 को व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया गया। फिर इसमें यह उल्लेख है कि दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति वृद्धि के लिए और उनके सामाजिक अन्याय से असुरक्षा के उपाय किए जाए, मतलब सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे।
पहले संविधान संशोधन से ही संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। जैसे भूमि सुधार आंदोलन, मतलब भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विधियों का निर्माण किया गया। तो ये समानता के लिए किया गया है, असमानता को दूर करने के लिए। तो निर्देशक तत्वों का भाग है, तो लागू करने के लिए प्रयत्न किए। फिर 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31 को जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 39 ई और बा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्व हैं। तो लोक कल्याण संबंधित तो इन संबंधों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का वर्णित 14 मूल अधिकार जो 14 में है, 19 में है और 31 में है, इनका उल्लंघन किया जा सकता है। अतः अनुच्छेद 39 ई बा के बारे में अत्यधिक प्रगति हुई और साथ ही भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां मुख्य संपदा कृषि योग्य भूमि है, इसलिए जमींदार संबंधी सुधार लगभग पूरे देश में लागू किए जा चुके हैं। मतलब जो जमींदार थे उनकी जमींदारी व्यवस्था की भूमि को सीमित करने के लिए अनुच्छेद जो 14, 19, 31 हैं, तो उनको सीमित किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाया गया। वर्ष 1970 के दशक में निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने तीव्र पहल किया और अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया, यानी उन्हें सार्वजनिक उद्योग बना दिया गया, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में सम्मिलित है और पीवी पर्स को भी समाप्त किया गया तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्पष्ट रूप से समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया तथा जेनमिंग्स की यह मान्यता आतंरिक प्रतीत, यानी जो लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ नीति निर्देशक तत्व ऐसे ही हैं, तो यह अतार्किक प्रतीत होती है, जिसमें भारत को एक ऐसा फेबियन समाजवादी देश कहा जिसमें समाजवाद अनुपस्थित था। तो ये बात गलत हो गई। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात से भी प्रमाणित है कि 42वें संविधान संशोधन में नए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन में नए नीति से जोड़े गए, जिसमें राज्य द्वारा यह कर्तव्य डाला गया कि वह निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो अनुच्छेद 39 आ जोड़ दिया गया और राज्य उद्योग और अन्य उपक्रमों में कामगारों का प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करेगा और कामगारों की भागीदारी भी बढ़ाई गई। आर्थिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अनुच्छेद 43 आप जोड़ दिए कि न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A और एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता देने का प्रयास किया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा भाग 3 से हटा दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, इसलिए उसे भाग 3 से हटा दिया गया और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भविष्य में यह बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए किया गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को लेकर अनेक विवाद खड़े हो रहे थे। अनेक विवादों में जैसे है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 अनुच्छेद 40 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट रूप से लागू करता है। संपत्ति पंचायती राज के रूप में न केवल विकेंद्रित शासन के रूप में लोकतंत्र की स्थापना हुई, अपितु सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण के प्रबंधन भी किए गए। अतः भारत में संघवाद का यह तीसरा प्रभावी स्तर व्यवहार में प्रयुक्त हुआ। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उनकी संस्थाओं का निर्माण
किया गया और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अखिल भारतीय ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया गया और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड लघु उद्योग निगम की स्थापना की जा चुकी है। इसी के साथ जनजाति के पृथक आयोग का जनजातियों के लिए एक पृथक आयोग बनाया गया निर्माण, फिर महिला आयोग बनाया गया, पिछड़ा आयोग बनाया गया, बच्चों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। इसी बिंदु के प्रमाण के लिए नीति निषेध तत्व कोरे आदर्श नहीं, मतलब इस सब का निर्माण इसलिए किया गया ताकि बताया जा सके कि नीति निषेध तत्व कोरे आदर्शवश नहीं है। जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए विशेष रूप से भारत में ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए 1952 में ही सामुदायिक विकास की योजना आरंभ हुई थी। इसमें संप्रति इंदिरा आवास योजना चलाई गई थी। ग्रामीण स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के माध्यम से सरकार न केवल पिछड़ा वर्ग को रोजगार प्रदान कर रही थी अपितु उन्हें आवास की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। वर्ष 1973 में अनुच्छेद 50 को लागू करते हुए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूर्ण पृथक्करण किया जा चुका है। और फिर 46वें संविधान संशोधन में 2002 में अनुच्छेद 45 में विषय वस्तु में यानी जो शिक्षा का अधिकार था उसे 21A में जोड़ दिया गया है, तो मूल अधिकार बना दिया गया है। ये प्रयास किए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों के लिए। अब है नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। तो आलोचक कहते हैं कि यह पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है और नैतिक प्रवचन मात्र है, क्योंकि इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। यह पवित्र भावनाओं का कूड़ेदान मात्र है। तो आलोचकों ने यहाँ तक कहा है कि गांधी जी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है, क्योंकि निर्देशक तत्वों में गाय और दुधारू पशुओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। निर्देशक तत्वों के कई भाग मूल अधिकार से सीधे टकराते हैं और निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इसका क्रियान्वयन सरकार के हाथों में ही है, इसलिए यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तो ये आलोचक ये कहकर आलोचना करते हैं। अब है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। ज़्यादातर आलोचकों ने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना इस आधार पर की है कि नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई भी निर्वाचित सरकार जनमत की अवहेलना नहीं करेगी, इसीलिए निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन प्रत्येक सरकार का उद्देश्य होगा। यानी उन निर्देशक तत्वों को लागू करना उस सरकार का उद्देश्य है। यदि सरकार इसका क्रियान्वयन नहीं करेगी तो उसे चुनाव में हारने का खतरा रहेगा। और निर्देशक तत्व संविधान में समाजवाद के बीज हैं। उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल बाद में स्पष्ट रूप से कह दिया कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई और जीवन के अधिकार में आजीविका, शिक्षा, शुद्ध पर्यावरण के अधिकार को शामिल कर दिया गया, जिससे जो पहले ही नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। न्यायपालिका के अनुसार संविधान एक अंगित दस्तावेज है, इसलिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। विगत 73 वर्षों में, अब तो 75 हो गए हैं, लोकतंत्र में नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि नीति निर्देशक तत्व मात्र कोरे आदर्शवश नहीं है। अब है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध। तो है मूल अधिकार बाध्य योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अबाध्य योग है। अंतर है इनमें। मूल अधिकार का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है, जबकि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। मूल अधिकार सामान्यतः नकारात्मक होते हैं क्योंकि वे सरकार पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करते हैं। यानी मूल अधिकार राज्य और सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य और सरकार द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं, यानी सरकार को या राज्य सरकार को किन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं कि ऐसा करना चाहिए।
मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है और नीति निर्देशक तत्वों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वे स्थगित रहते हैं। मतलब जब तक उन्हें लागू ना किया जाए तब तक वे स्थगित हैं। मूल अधिकार सापेक्ष हैं क्योंकि मूल अधिकारों पर संविधान में प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जबकि निर्देशक तत्वों पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं है। यदि सरकार वित्त और प्रशासनिक रूप से सक्षम है तो उन्हें प्रभावी रूप से लागू कर सकती है, तो उन्हें प्रतिबंध नहीं है निदेशक तत्वों पर। अब उदारीकरण के युग में नीति निर्देशक के तत्व। तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान अर्थव्यवस्था जो भारत की थी, समाजवाद को उसमें प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता प्रदान किया गया था और सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण उद्योगों का संचालन किया जा रहा था तथा निजी उद्योगों की भूमिका सीमित थी, यानी निजी उद्योग बहुत कम थे। लोक कल्याणकारी राज्य में उद्योगों पर निरंतर स्थापित करके सरकार द्वारा समानता स्थापित करने और नीति निर्देशक तत्वों को साकार करने का प्रयास किया गया, परंतु 91 के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, निर्णायक परिवर्तन हुआ और उदारीकरण और निजीकरण की आर्थिक नीति अपनाई गई। सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया और सरकार के द्वारा संचालित उद्योगों को भी निजी क्षेत्र को सौंप दिया, यानी सरकार के जो निजी उद्योग थे सार्वजनिक उनको निजी क्षेत्र को भी सौंपने लगी सरकार। आलोचकों के अनुसार इससे निजीकरण की आर्थिक प्रणाली नीति निर्देशक तत्वों के आदर्शों के विपरीत है, क्योंकि निजीकरण से अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण हो गया, यानी कुछ हाथों में संपत्ति जाएगी और नीति निर्देशक तत्वों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन समाज के हित में होगा। निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार, श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार भी नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित समाजवादी प्रावधान है, यानी ये सब चीज़ों को उनकी कमी आएगी। जबकि वर्तमान में न्यायपालिका अत्यधिक महंगी हो चुकी है तथा निजीकरण के युग में श्रमिकों को मनमानी रूप से कारखानों से निकाला जा सकता है, तो श्रमिकों की संख्या प्राइवेट लोग अपने हिसाब से रखेंगे, तो श्रमिकों की जो अधिकार हैं उनमें कटौती हो जाएगी, जिससे यह प्रतीत होता है कि समाजवाद का आधार समाप्त हो रहा है। तो उदारीकरण को नीति निर्देशक तत्व के प्रतिकूल मानना पूर्णतः तार्किक नहीं है, मतलब तार्किक नहीं है, क्योंकि उदारीकरण के द्वारा केवल आर्थिक विकास की रणनीति को ही परिवर्तित किया गया है, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आ सके। तो आर्थिक जो विकास है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो उसकी नीति को थोड़ा सा चेंज किया है जिससे आर्थिक समृद्धि अच्छी हो सके देश की। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990 के बाद पूरे विश्व में उदारीकरण निजीकरण का प्रभाव बढ़ा, फिर भारत विश्व से अलग नहीं रह सकता है। तो वर्तमान में उदारीकरण के युग में सरकार के द्वारा फिर मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम, महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई। तो सरकार अब योजनाएं बना रही है और अच्छी जिससे सामाजिक न्याय को साकार किया जा सके। इसलिए उदारीकरण से सरकार का उद्देश्य नहीं बदला है, बल्कि साधन बदल गए हैं। अब है न्यायालय का दृष्टिकोण। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में पहला संघर्ष चंपकावन द्वैरायन बाद में हुआ, तो उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी इसमें दी और देखा गया कि मद्रास की सरकार द्वारा जाति के आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया। सरकार ने सीटों का यह आरक्षण नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित अनुच्छेद 46 को लागू करने के लिए किया, लेकिन मद्रास सरकार के इस अधिनियम को न्यायपालिका में चुनौती दी गई और आवेदनकर्ता ने तर्क दिया कि मद्रास सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण मूल अधिकारों का विरोधी है, क्योंकि मूल अधिकार अनुच्छेद 29(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य द्वारा वित्त प्राप्त शैक्षिक संस्था में जाति, धर्म, मूल, वंश, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो न्यायालय ने इस निर्णय में मद्रास सरकार की विधि को अवैध घोषित करते हुए मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी और वस्तुतः तकनीकी रूप से यह वैधानिक रूप में संविधान में मूल अधिकार प्राथमिक है, मतलब मूल अधिकारों को सरकार ने उसने प्राथमिकता दी। जबकि जनजातियों कल्याण की बात भी सोचनी चाहिए थी जो नीति निर्देशक तत्व में है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। और नीति निर्देशक तत्वों का महत्व भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के लिए निर्बाध था, यानी मतलब
सरकार न्यायालय का कहना था कि उन्हें न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता था। संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण से इसमें कोई विरोध की कल्पना भी नहीं की। जब संविधान बना तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, तो विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन जिसके बावजूद प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संविधान में वर्णित कुछ मूल अधिकार और नीति निषेधक तत्वों के मध्य संबंध विरोधाभासी है, यानी टकराते हैं। उदाहरण के लिए एक और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) में प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति को धारण करने, अर्जन करने, व्यय करने का अधिकार दिया गया है, तो ये आपस में टकराते हैं। जबकि दूसरी ओर नीति निषेधक तत्वों के अनुच्छेद 39(इ) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य दायित्व है, यानी कर्तव्य है कि वह संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में ना सिमटे। ये दोनों बिंदु परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, इसलिए राज्य के द्वारा अपनी नीतियों निर्माण में नीति निषेधक तत्वों का प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद 37 में है। और नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत राज्य को यह दायित्व सौंपा गया कि उसमें राज्य ने न केवल विधियों का निर्माण किया, अपितु नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत राज्य को जो दायित्व सौंपे गए थे उनमें राज्य ने न केवल विधियों का निर्माण किया अपितु संविधान संशोधन भी किए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को छीना गया तो न्यायपालिका ने उन पर आपत्ति नहीं जताई। यानी जब अब नीति निषेधक तत्व को लागू करना था सरकार को, तो संविधान मूल अधिकारों से टकरा रहे थे, तो मूल अधिकार तो उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन किया। और जब संशोधन हुआ तो न्यायपालिका ने इसका विरोध भी नहीं किया, क्योंकि राज्य के कल्याण की बात थी, नहीं किया, अपितु संवैधानिक रूप से इसे उन विधियों को अवैध माना जिसमें सामान्य विधि द्वारा मूल अधिकारों की अवहेलना की थी। जो सामान्य विधि थी उसकी अवहेलना की रही, तो उसको बस विरोध माना। फिर गोपाल नाथवाद 1967, उसने निर्णय दिया नीति निषेधक तत्व एवं मूल अधिकारों का यह विरोध गोपाल नाथवाद में स्पष्ट रूप से सामने आया। इसमें न्यायपालिका का यह दृष्टिकोण निश्चित रूप से अभूतपूर्व एवं अप्रत्याशित था, क्योंकि इसमें न्यायपालिका ने मूल अधिकारों को एक विशेष, सर्वोच्च एवं पवित्र स्थान प्रदान किया गया, अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार ने इस बात के विरोध संविधान संशोधन किए, मतलब इसमें जो निर्णय मतलब आया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने संशोधन किया था। तो फिर उन्होंने बताया कि 25वें संविधान संशोधन 1971 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नीति निषेधक तत्वों, तो जो 25वें संविधान संशोधन किया तो उसमें उन्होंने जोड़ दिया गया था कि अनुच्छेद 39(इ) और व को मौलिक अधिकारों में वर्णित अनुच्छेद 14, 19 और 31 से प्राथमिक है। यानी नीति निषेधक तत्व जे 3 जो मूल अधिकार दिए गए हैं तो उनसे प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के द्वारा पहली बार 2 नीति निषेधक तत्वों को 3 मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई। अतः अनुच्छेद 39 का ईवा नामक नीति निषेधक तत्व को लागू किया गया और मूल अधिकार के 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। तो गोपाल नाथवाद में उसने न्यायपालिका ने ऐसा मान लिया कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। फिर केशवानंद भारतीवाद में 25वें संविधान संशोधन 1971 को वैध मान लिया गया कि हाँ, वो जो संविधान संशोधन किया था वो वैध है। इसमें नीति निषेधक तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई और यह निषेधक तत्व का स्पष्ट महत्व है कि नीति निषेधक तत्व महत्वपूर्ण है, तभी तो मौलिक अधिकार के ऊपर लागू हो रहे वो। इसलिए 39 जो नीति निषेधक तत्व है उसे अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है, तो केशवानंद भारतीवाद में कहा उन्होंने। और न्यायालय ने पहली बार मूल अधिकारों पर निषेधक तत्वों को प्राथमिकता प्रदान की और सामंजस्यपूर्ण संबंध और समन्वयकारी संबंध स्थापित किए। अब है मिनर्वा मिलवाद 1980। मिनर्वा मिलवाद ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तुत किया गया
और नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार से प्राथमिकता प्रदान किया गया। और संशोधन में यह कहा गया कि निर्देशक तत्वों को के सभी अनुच्छेद 36 से 51 को लागू करने के लिए भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। तो अब जो पहले तो सिर्फ 39 वाला नीति निर्देशक तत्व ही इन तीनों मूल अधिकारों पर प्रभावी था। अब इन्होंने कहा कि सब जितने भी निर्देशक तत्व हैं वे सब मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर प्रभावी होंगे। तो ये उन्होंने इस तरह का संविधान संशोधन किया के उल्लंघन किया जा सकता है। इससे नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की तुलना में अधिक महत्व मिल गया, वरीयता प्रदान की गई। और इस संशोधन को मिनर्वा मिल बाद में फिर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी गई कि परिणाम यह निकला कि न्यायपालिका ने 42वें संविधान संशोधन के इस भाग को रद्द कर दिया और कहा कि 39 अनुच्छेद 14, 19 से प्राथमिक होंगे, मतलब सिर्फ 39 वाला बस प्राथमिक होगा। अन्य नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के मध्य संबंध समन्वयपूर्ण और समन्वयकारी होंगे, मतलब उनको पार नहीं करेंगे मूल अधिकारों को। न्यायपालिका ने केशवानंद भारतीवाद की स्थिति को पुनः बहाल किया और उल्लेख किया कि वर्ष 1978 की संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में थे, जो संपत्ति के अधिकार थे वो अनुच्छेद, क्योंकि संपत्ति का मामला था तो वो मूल अधिकारों से ऊपर मानने लगे थे। तो उन्होंने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के नीति मतलब इस 31 में था एवं अनुच्छेद 29F में भी जुड़ा था, तो उसको मूल अधिकारों के भाग से हटा दिया गया है। तो उन्होंने हटाने की बात कही। इसीलिए दोनों के मध्य विरोध या प्राथमिकता का प्रश्न ही नहीं है। तो संपत्ति अधिकार को 31 और 19 के F से हटा दिएगा, तो अब ऐसी बात ही नहीं उखड़ेगी संपत्ति वाली। अभी तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संपत्ति जनहित याचिका के युग में न्यायपालिका द्वारा जिस प्रकार मूल अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप से की जा रही है, उससे अब स्पष्ट है कि न्यायपालिका की प्रतिबद्धता भी सामाजिक न्याय के प्रति है। यानी न्यायालय भी चाहता है कि समाज में सामाजिक न्याय सबको मिले। अब है समान नागरिक सिविल संहिता। तो ये 44 वाला मतलब नीति निर्देशक तत्व है, तो इसको न्यायालय लागू कराने के लिए अभी नहीं हो पाया है। वर्तमान में हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू है, जबकि मुसलमानों के लिए अनुच्छेद वर्ष 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ का निर्माण किया गया है, जिसके अनुसार मुसलमानों के विवाह उत्तराधिकार के विषय का निर्धारण करते हैं और भारत में आपराधिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान विधि का निर्माण किया गया है। यानी अपराध करेंगे तो सब पर समान विधि लागू होगी, लेकिन विवाह के जो सिविल मामले हैं उन पर सबकी विधियां अलग अलग होंगी, यानी मुस्लिम पर अलग, हिंदुओं पर अलग। परंतु विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार के संबंध में अलग अलग धर्म अवलंबियों के लिए पृथक पृथक विधियों का निर्माण किया गया है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विवाह उत्तराधिकार की अलग विधि और सिख, जैन धर्म, बौद्ध के अनुयायियों के लिए समान रूप से लागू होगी। जो हिंदुओं पर लागू होती है वो सिख, जैन और बौद्ध अन्य सब पे लागू होगी। और ईसाइयों के लिए विवाह उत्तराधिकार अलग नियम है, लेकिन ईसाई बस अलग हैं और मुसलमान तो अलग हैं। मुसलमानों के लिए भी विवाह उत्तराधिकार के अपने नियम हैं। इसके अनुसार कोई मुसलमान व्यक्ति 4 महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। मुस्लिम मतलब उस लॉ में ही ऐसा लिखा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक दी गई महिला को पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। और इन अलग अलग विधियों को समाप्त करके सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान विधि होनी चाहिए, जिसमें विवाह उत्तराधिकार, तलाक के प्रावधान नियंत्रित हों, सबको एक समान हो। और संविधान सभा में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सहमति के अभाव के कारण, लेकिन सब लोग उस पर सहमत नहीं हुए, संविधान सभा में भी सहमति नहीं हुई, तो इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में शामिल किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिया गया कि सरकार का कर्तव्य है अब ये
शामिल करने के कारण इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका के समक्ष याचिका दायर नहीं की जाएगी। न्यायालय इस मामले में नहीं बोलेगा, सरकार लागू कराए। अब इसे कैसे लागू कराना, तो न्यायपालिका का निर्णय क्या है। न्यायपालिका में सहबानो नामक मुस्लिम महिला को उसके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया था। परिणाम स्वरूप सहबानो ने मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय में अपने पति से गुजारा भत्ता देने के लिए याचिका दायर की। पति के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पत्नी को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है, परंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता तो उसने अपराध के दौरान वो किया। अपराध प्रक्रिया संहिता में मुसलमानों को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय ने सहान बानो के पति को सहान बानो को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया और न्यायालय के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर्सनल लॉ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अपराध जो प्रक्रिया है वो पर्सनल लॉ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मामला महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, जिसे धर्म से जोड़कर देखना तार्किक नहीं है। अपील में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय के निर्णय को वैध माना। तो जो उच्च न्यायालय में अपील हो गई थी, तो उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्याय को वैध माना। उच्चतम न्यायालय ने सहान बानो का जो मामला है 1986 का, तो सरकार को यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि भारत में एक समान नागरिक संहिता का निर्माण होना आवश्यक है, परंतु उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू नहीं हो सका क्योंकि राजीव गांधी की सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर दिया गया और जिसके अनुसार मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। तो सरकार यहाँ भ्रष्ट थी। आलोचकों के अनुसार यह तुष्टीकरण की नीति है, यानी मुसलमान के जो वोट थे उनको उनको संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर दिया गया, महिलाओं के साथ भेदभाव। उच्चतम न्यायालय ने हाल के निर्णय में यह भी कहा कि विवाह का मामला अंतःकरण की स्वतंत्रता से बिल्कुल संबंधित नहीं है, इसलिए इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दूसरे विवाह के लिए धर्मांतरण करना असंवैधानिक है। यानी विवाह करेंगे तो जरूर नहीं है कि आप धर्म बदल दें, आपकी अपनी मर्जी की होनी चाहिए उसमें। न्यायालय के अनुसार यह धार्मिक विषय पर आधारित नहीं है, बल्कि महिलाओं के उत्थान से जुड़ा हुआ विषय है। उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय में यह कहा जा चुका है कि बहुपत्नी प्रथा और 3 बार तलाक कहने का प्रावधान इस्लाम धर्म का मूल भाग नहीं है, बल्कि यह महिलाओं से जुड़ा हुआ सामाजिक मुद्दा है। तो ये धर्म का भाग बताते हैं जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए समान नागरिक संहिता के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो वर्तमान में महिलाओं की स्थिति सुधार आएगा। तो नागरिक संहिता को लागू करने की लगातार मांग की जा रही है, जिससे संबंध में मुद्दे भी उभरे हैं, जिससे पंथ निरपेक्ष राज्य का मुद्दा। तो पंथ निरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा है और पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर विधियों का निर्माण अतार्किक प्रतीत होता है। यानी पंथ निरपेक्ष जब राज्य का कोई धर्म ही नहीं है तो धर्म के आधार पर विधियां कैसे बन सकती हैं, तो ये अतार्किक है। जबकि आज पर्सनल लॉ जैसे सिविल वाले कानून पर्सनल पे चल रहे हैं, धर्म के आधार पर चल रहे हैं, तो गलत है। क्योंकि पंथ निरपेक्ष देश में मानव निर्मित विधि प्राथमिक होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सहान बानो वाद में स्पष्ट कर दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता तथा शरीयत एक्ट में विरोध की स्थिति में आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्राथमिक माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो शरीयत का जो एक्ट है यानी धर्म का जो एक्ट है उसमें से आपराधिक प्रक्रिया यदि अपराध के तहत कोई मामला आता है तो उसे प्राथमिक माना जाएगा। और इसी बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में नागरिक संहिता का निर्माण होना चाहिए। अब यद्यपि यह बिंदु उल्लेखनीय है कि भारत में राजनीतिक दल धर्म एवं राजनीति प्रयोग करते हैं, जिससे दलित हितों को बढ़ावा देने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, अपने वोट को बढ़ाने के लिए सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। फिर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी आया, तो महिला सशक्तिकरण में भी उच्चतम न्यायालय ने सहान बानो जो बात था
तो बाद में तथा सरल मुगलवाद में स्पष्ट कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण आवश्यक है। इसलिए 3 तलाक के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए न्यायालय ने कहा यह अधिकार केवल पुरुष को प्राप्त है, महिलाओं को नहीं। मतलब महिलाओं को अधिकार नहीं था तलाक देने का उतना, लेकिन यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि महिलाओं के लिए लोकसभा में आरक्षण के प्रस्ताव का राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो ये भी गलत बात है कि लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण देने पर पुरुष नहीं चाहते कि उन्हें आरक्षण मिले, लेकिन अब मिल गया है, 76% आरक्षण मिल गया है। विविधतापूर्ण समाज। भारतीय समाज अत्यधिक विविधतापूर्ण है और पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के कानून लागू नहीं होते। तो भारत बहुत ज़्यादा अलग, क्योंकि वहाँ की परंपराएं अलग अलग टाइप की हैं, तो वहाँ इस तरह के ये अधिकार और नियम कानून लागू नहीं होते, क्योंकि ये अपनी वैवाहिक विधियों का स्वयं निर्धारण करते हैं जो जनजाति परंपरा पर आधारित हैं। इसीलिए भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एकता का आशय विविधता में एकता है, अतः विविधताओं को समाप्त करके एकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये बात भी है। पहले धार्मिक अधिकार। समान नागरिक संहिता के विरोधी यह तर्क देते हैं, समान नागरिक संहिता के जो विरोधी हैं वे तर्क देते हैं कि उनके व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ धार्मिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अधिकार प्राप्त है। यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि भाग 3 में वर्णित धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि हमारा अधिकार धार्मिक अधिकार हैं, लेकिन धार्मिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध है, जैसे सामाजिक कल्याण के आधार पर धार्मिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो वर्तमान में यह भ्रम बना हुआ है कि समान नागरिक संहिता के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को सभी समुदायों के लिए लागू किया जाएगा। तो वास्तव नहीं, मतलब समान 55 को जो हिंदू नियम है उसको सभी धर्म के लिए लागू किया जाएगा, जो वास्तविक नहीं है। सरकार के द्वारा सभी तक समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, यानी कोई खाका नहीं बनाया है। इसलिए इन संबंध में अनेक मतभेद बने हुए हैं। इसलिए पहले सरकार को इस संबंध में कोई ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए, फिर लोगों की राय लेनी चाहिए, फिर समान नागरिक संहिता का विचार निर्विवाद रूप से बेहतर विकल्प है। मतलब ये विकल्प है तो लोगों को समझाना चाहिए, बात करनी चाहिए, नए मुद्दे खोलने चाहिए और समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है। ये हर धर्म के लोग क्या कैसा बोल रहे हैं तथा इसे क्रमिक रूप से लागू करने का प्रश्न है, यानी एक एक करके धीरे धीरे उसे लागू करना चाहिए और सबकी सहमति लागू की जानी चाहिए और सबकी सहमति भी लेनी चाहिए, तो हो सकता है। अब है मौलिक कर्तव्य। यहाँ मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्यों का PDF यहाँ ख़त्म हो जाएगा। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो अन्य को स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य अंतर्निहित होता है और अभिव्यक्ति के अधिकार में भी यह अंतर्निहित है कि हम एक दूसरे के अभिव्यक्ति का सम्मान करें। इसलिए संविधान निर्माताओं का मत था कि मूल कर्तव्यों के संविधान में उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संविधान के निर्माता थे तो उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अधिकार निरपेक्ष नहीं होते और प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य निहित है, यानी पहले से अधिक कर्तव्य निहित हैं, तो जरूरत नहीं है अलग से जोड़ने की। जापान के अलावा विश्व के किसी भी लोकतंत्र में मूल कर्तव्यों का अध्ययन शामिल नहीं किया गया, बल्कि सोवियत संघ और चीन जैसे समाजवादी देशों ने संविधान
संविधान में इसे शामिल किया गया है। तो सिर्फ लोकतंत्र में जो है जापान ने शामिल किया है, और जो सोवियत संघ और चीन जैसे जो समाजवादी देश हैं तो इन्होंने शामिल किया है। तो मूल कर्तव्य व्यक्ति एवं राज्य के प्रति कर्तव्य है। मूल कर्तव्य मतलब व्यक्ति के राज्य के प्रति कर्तव्य हैं, के प्रति कर्तव्य हैं, जबकि लोकतंत्र में क्या होता है कि राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होता है। इसलिए मूल कर्तव्यों के बजाय मूल अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र के जो देश होते हैं उसमें अधिकार के बारे में बात की जाती है। कर्तव्य का विकास परिवार में होता है, विद्यालय में होता है, विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में स्वैच्छिक रूप से होना चाहिए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसे मूल अधिकार में शामिल नहीं किया था। फिर मूल कर्तव्यों की आवश्यकता। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51(1) में जोड़ दिया गया। भाग 4 के 51(1) में जोड़ा गया, जिसका अनेक दलों ने तो कर्तव्यों को भाग 4 के का में जोड़ दिए गए हैं, 51(1) में जोड़ा गया है, और इसके द्वारा अनेक दलों ने इसका भारी विरोध भी किया है। आदर्शों के अनुसार भारत में जब लोग समानता विधि की आज्ञा का पालन करते हैं तो उन्हें कर्तव्य बोलने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता मतलब लोग विधि का पालन कर रहे हैं तो कर्तव्य फिर बताने की आवश्यकता है। तो लोगों को कर्तव्य बताने का सीधा अभिप्राय है कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब आलोचक ऐसा कह रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं मानती है कि आलोचना के प्रति उत्तर में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र कांत बरुआ ने कहा है कि यदि एक लोकतांत्रिक राज्य में राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने और उसका एकता की रक्षा करने के लिए नागरिकों को कर्तव्य का बोध कराया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो सरकार ने मतलब इस तरह का तर्क दिया कि अगर एकता बनाए रखने के लिए कर्तव्य का अगर बोध कराया जाए तो क्या बात गलत है उसमें। इन कर्तव्यों में नागरिकों में से संविधान यानी राष्ट्र की ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की अपेक्षा की गई है। नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख आदर्शों को बनाए रखें, और नागरिकों का दायित्व यह भी है कि वे एक अखंडता के मार्ग में अनेक बाधाएं थीं, मतलब राष्ट्र की एकता के मतलब शुरुआत जब हुई तो आज़ाद हुआ तो राष्ट्र की एकता अखंडता के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं थी, और स्वतंत्र भारत को वर्ष 1962 में, 65 में, 71 में पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में उलझना पड़ा, और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर भी चुनौतियां उत्पन्न हुई। इसलिए नागरिकों के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है। तो उनका तर्क है इसलिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है। भारत एक विविधता मूलक बहुलवादी देश है जहाँ अनेक जाति, धर्म, पंथ के लोग निवास करते हैं। इसीलिए नागरिकों का यह मूल कर्तव्य है कि भारत में बंधुत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत पिछड़ी है, और नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता को बनाए रखें। संप्रति समाज में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और जातीय वैमनस्यता को त्याग कर नागरिकों से मूल कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा है। यानी सांप्रदायिक दंगों को त्यागें, संस्कृति की एकता बनाए रखें, तो नागरिकों से अपेक्षा की गई है। नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि वे हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, संपत्ति को क्षति ना पहुँचाएं, यानी उसकी रक्षा करें, और पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक प्रगति, मानववाद और अन्वेषण यानी खोज, वैज्ञानिक खोज जो होती है, भावना का विकास करें। ऐसी
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की उत्कृष्टता को बढ़ाने का प्रयास करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अन्य मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के का और टा को भी जोड़ दिया गया, जिसमें बताया गया कि अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएंगे। और मूल कर्तव्यों को संविधान से जोड़ते समय कुछ सदस्यों ने निम्न कर्तव्यों को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया, जो निम्नलिखित हैं। जैसे परिवार नियोजन, और भी सुझाव दिए गए कि उन्हें कर्तव्य में जोड़ना चाहिए, जैसे परिवार नियोजन, करों की अदायगी, की जनता कर को भुगतान करे, कर्तव्य जातिवाद को समाप्त करना और आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण इत्यादि जोड़ने की सुझाव दिए गए। अब है कर्तव्यों की सूची के कितने 11 कर्तव्य हैं। तो उस मौलिक कर्तव्य में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और आदर्श संस्थानों जैसे ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। फिर दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा को तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी सबको समान भावना से देखें। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विपरीत हो। फिर छठवां है हमारी संस्कृति व सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सबकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, उनका और प्रमाण मात्र प्राणी मात्र जो है सब पर दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें और मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। फिर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करें। बढ़ने के लिए मतलब वो उत्कृष्ट की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। फिर लास्ट है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रतिपालन के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया था। मूल कर्तव्यों की प्रकृति, निर्देशक तत्वों की भांति मूल कर्तव्य भी आबादी योग्य हैं। इसका अभिप्राय है कि इसे लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका का सहारा नहीं ले सकता और न ही राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि को इस आधार पर चुनौती दी जाएगी जिस उसे मूल कर्तव्य का उल्लंघन किया है। इसलिए इसकी प्रकृति नैतिक प्रतीत होती है। तो संविधान में इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया, अब तो व्यवहारिक रूप में बाध्यकारी है, यानी व्यवहार में बनाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के लिए विधि का निर्माण किया गया है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार धार्मिक आधार पर वोट मांगना भ्रष्टाचरण की श्रेणी में आता है। धर्म के आधार पर वोट मांगते तो भ्रष्टाचरण है आपका। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जानबूझकर सामाजिक सौहार्द को विघटित करना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कार्य करना दंडनीय अपराध। तो ये कानूनी अधिकारों के द्वारा दंडित किया जाएगा कानून के द्वारा, लेकिन वो इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि आपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। मूल कर्तव्य एवं मूल अधिकार के बीच का संबंध। कर्तव्यों के बिना किसी भी के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि केवल अधिकार से समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और अधिकारों के अभाव में व्यक्ति राज्य एवं सरकार का दास बन जाएगा। यदि अधिकार नहीं होंगे तो सरकार का दास बन जाएगा और अधिकार बस होंगे, कर्तव्य होंगे नहीं किसी के कोई, तो एक दूसरे के अधिकारों का हनन होगा। तो अधिकारों के अभाव में राज्य का व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक पक्षों पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा यदि अधिकार
नहीं होंगे। अतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारों की रक्षा करते समय व्यक्ति द्वारा संपादित कर्तव्यों का भी संज्ञान लिया जाता है। उदाहरण के लिए नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है यदि उसे तिरंगे को जलाया है या सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास किया है, तो मूल कर्तव्य भी मूल अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। तो आपका अधिकार भले ही है, अच्छी स्वतंत्रता सब कुछ, लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ों का उल्लंघन किया है तो आपको दंडित होना पड़ेगा। वह मूल कर्तव्यों को लागू कराना। तो न्यायपालिका की व्याख्या है, मूल कर्तव्य अबाध्य योग हैं जिन्हें लागू कराने के लिए न्यायपालिका का सहारा नहीं लिया जा सकता और न ही इनके उल्लंघन पर किसी को दंडित करने का प्रावधान है। परंतु यदि विधायी का कानून निर्माण द्वारा किसी मौलिक कर्तव्य का पालन किया जाना अनिवार्य घोषित कर दे, तब मौलिक कर्तव्यों का पालन न किया जाना दंडनीय अपराध हो जाएगा, यदि सरकार ऐसी विधि बना दे तो। परंतु वर्तमान समय में सरकार ने राष्ट्रध्वज के सम्मान से संबंधित विधि का निर्माण किया है और सरकार ने ऐसा किया है। जैसे न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग बाद 1960 में यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है या न्यायालय में मूल अधिकारों को लागू कराने की याचिका प्रस्तुत करता है, तो न्यायपालिका उसके मूल अधिकार को सीमित कर सकती है क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को दंडित करने की व्यवस्था करे। यदि कोई कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो सरकार ऐसी विधि बना सकती है कि उसे दंड मिल जाए उसके द्वारा। जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र बनाम संघवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल कर्तव्य मूल अधिकारों की भांति प्रवृत्ति में नहीं बनाए गए हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि भाग 4 के अनुच्छेद 51 में भी कर्तव्यों के पहले मूलभूत शब्द प्रयोग करके उन्हें उसी प्रकार महत्व देने का प्रयास किया है जिस प्रकार मूल अधिकारों के लिए किया गया है। और इस पर आलोचनाएं होती हैं। तो आलोचनाएं भाग 4 की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ नाना पाल्वीवाला ने कहा है कि मूल कर्तव्यों में वर्णित कर्तव्यों की तरह प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक मनोवृत्ति अन्वेषण की भावना का विकास करना चाहिए, लेकिन जिस देश में 2/3 जनता अशिक्षित है तो ऐसे समाज में मूल कर्तव्यों का महत्व नहीं होगा। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आपातकाल के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। और अन्य आलोचकों ने इस अध्याय के प्रवृत्ति की आलोचना की। इनके अनुसार संविधान में पहले से ही निर्देशक तत्वों का वाद अबाध्य योग्य है और इसके बाद मूल कर्तव्यों का अध्याय भी अबाध्य योग्य रूप में रखा गया जो अतार्किक और अप्रासंगिक है। आलोचक आलोचना कर रहे हैं। फिर अर्थ स्पष्ट का अभाव, यानी इसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं है। जैसे मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसकी व्याख्या अलग अलग होती है। तो आलोचकों के अनुसार जिस देश में बच्चे को शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त न हो उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर मौलिक कर्तव्य लोकतांत्रिक भावना के विरोधी हैं, यानी लोकतांत्रिक देश में क्या है, जनता की इच्छा का सर्वाधिक महत्व होता है और सरकारें एवं व्यवस्था जनता के लिए होती है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। कर्तव्य जो हैं राज्य को महत्व देते हैं कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो और व्यक्ति को कम महत्व देते हैं। इसलिए मौलिक कर्तव्य जनता से कुछ देने की उम्मीद करते हैं जो राज्य के पक्ष में हैं। तो ये आलोचक कहते हैं कि राज्य के पक्ष में है वो। फिर महत्व क्या है, तो समाज व्यक्ति व्यापक है। समाज
जो है वो किसी व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा है और सामाजिक हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः मौलिक कर्तव्य के द्वारा लोगों को सामाजिक दायित्वों का बोध कराया जाता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा और पूरे समाज की जो हाँ, मतलब हानि हो रही है, पूरे समाज को कोई नुकसान हो रहा है, तो उसे उसके कर्तव्य याद दिलाने के लिए है। फिर मौलिक कर्तव्यों द्वारा समाज एक राष्ट्र हित में मौलिक अधिकारों के प्रयोग को मोड़ने का प्रयास किया गया है। लोग राज्य से अधिकारों की ही मांग न करें बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझें। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार का प्रयोग कर ज्ञान अर्जन एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करें तथा समाज और देश को विकास के पथ पर ले जाएं। तो ये कर्तव्य है। जो मूल कर्तव्य विधि द्वारा अनिवार्य कर दिए गए हैं उनके उल्लंघन पर दंड दिया जा सकता है। जो मूल कर्तव्य विधि के द्वारा मतलब अनिवार्य कर दिए गए हैं कि इनको मानना ही है, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, तो उल्लंघन करेंगे तो दंड दिया जाएगा। मूल कर्तव्य कानून की वैधता की परीक्षा में सहायक है, यानी कानून कितने वैध रूप से लागू हो रहे हैं तो उनकी परीक्षा में सहायता करते हैं। यदि किसी कानून में मौलिक कर्तव्यों के प्रश्न होते हैं तो उसे मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है। यानी कर्तव्य वाला प्रश्न उठता है तो उसे अधिकार से पहले माना जाएगा, यानी व्यक्ति का कर्तव्य महत्वपूर्ण होगा। अब है मूल कर्तव्यों का विस्तार। तो इसे भाग 4(1)(42) में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसके दौरान भारत में आपातकाल लागू था। मतलब 42 संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया, तो उससे पहले क्या था, भारत में आपातकाल लागू था और विपक्षी दल के नेता जेल में बंद थे। इसीलिए आलोचकों ने कहा कि सरकारें तो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रही हैं एवं नागरिकों से कर्तव्य के पालन की अपेक्षा कर रही हैं। संविधान की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति वीकेंड चोलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया और संविधान के 50 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए वेंकट चोलैया आयोग ने 2010 में सुझाव दिया कि संविधान में कुछ मूल कर्तव्यों को जोड़ने की आवश्यकता है और निम्नलिखित कर्तव्य प्रमुख हैं। तो उन्होंने सुझाव दिए कि और कर्तव्य जोड़ने, जैसे चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता, करों की अदायगी, बच्चों की बौद्धिक एवं नैतिक भलाई। औद्योगिक संगठनों का यह कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों की बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन करें। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों में परिवार नियोजन व मतदान को अनिवार्य करना जैसे तत्वों को मूल कर्तव्य में शामिल करने की आवश्यकता, जिससे इसका महत्व देखा जा सकता है। इस तरह की बात हुई, लेकिन ध्यान रहे कि ये मूल कर्तव्य 11 ही हैं और बाकी जो मूल कर्तव्य नहीं है, यानी चुनाव वोट डालना मूल कर्तव्य नहीं है। तो आज का रिवीजन यही होता है। अगला है भारत के संघों के संबंध में, भारत के संघवाद वाला रिवीजन वो करेंगे।